देखिए बेटा, कल हम आपको जो पिछला वीडियो उसमें बता रहे थे स्थूल भौतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं स्थूल भौतिकी। स्थूल का मतलब है ये ब्राइड है, बड़ी है ये, ठीक है ना। इस भौतिकी को बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 पार्ट आपको कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। तो क्या है कि हमने फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यांत्रिकी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको विद्युत चुंबकत्व एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, विद्युत चुंबकत्व, ये हमने सेकंड नंबर पर एक्सप्लेन किया था। तो पहला पार्ट था इसका यांत्रिकी, दूसरा पार्ट था इसका विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, और तीसरा था प्रकाशिकी, जिसमें लेंस आते हैं, दर्पण आते हैं, ठीक है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ये सभी घटनाएं आती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने आपको प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए थे हमने। कौन कौन से? यांत्रिकी, मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, और नंबर 3 हमने प्रकाशिकी। 3 पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद एक चौथा पार्ट आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो कि ऊष्मागतिकी कहलाती है, इसको हमने यहाँ पर चौथा पार्ट लिया है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे है, ऊष्मागतिकी। अब इसमें ऊष्मा और गतिकी 2 वर्ड आ रहे हैं। ऊष्मा का गति करना, ऊष्मा कहाँ से आती है, ताप क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में, ताप के बारे में इस विज्ञान के अंतर्गत, ऊष्मा के बारे में इस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत ताप और ऊष्मा यहाँ बनती है, वो हमेशा इंजनों में, मोटरसाइकिल के जो इंजन है उनमें, इनमें क्या ऊष्मा का संचरण होता है। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखा है यहाँ पर, ऊष्मागतिकी के बारे में। तो एक इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स और हिंदी में ऊष्मागतिकी। तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए, भौतिक विज्ञान की यही फिजिक्स की ब्रांच होती है। किसकी होती है? फिजिक्स की ब्रांच होती है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, तो भौतिक विज्ञान की इस ब्रांच के अंतर्गत ऊष्मा, हीट, जिसको इंग्लिश में हीट कहते हैं, ऊष्मा को हीट कहते हैं, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल आदि के इंजनों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है? थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी कहलाती है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण होना चाहिए। ताप है, ताप और ऊष्मा दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक विशेष रूप होता है। तो हमने कहा आपसे कि भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किसका? ऊष्मा और ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय। सूक्ष्म मतलब छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उनसे जो बड़ा निकाय बनता, निकाय मीन्स होता समूह, निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है सूक्ष्म कण किस प्रकार गति करते हैं, ताप के कारण, ऊष्मा के कारण, इसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसकी गति का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत कार का इंजन होता है, बस का इंजन होता है, ट्रक का इंजन होता है। तो उसमें क्या बनती है? ऊष्मा बनती है, हीट बनती है, उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है। हवाई जहाज, हवाई जहाज जानते हैं आप, हवाई जहाज के अंदर भी पेट्रोल डाला जाता है, कच्चा पेट्रोल डाला जाता है, तो उसमें भी इंजन होता है। तो हवाई जहाज के इंजन में भी ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है, ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होती है। कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आप जानते हैं, मोटरसाइकिल का भी इंजन होता है। मोटरसाइकिल आदि के इंजनों के निर्माण मीन्स बनाना उनका, कि किस प्रकार उनको हम बना सकते हैं, निर्माण का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स कहलाती है, भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल आदि के इंजनों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है, थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया। अब हम 5वें पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 5वां पार्ट क्या है? चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी। तरंग आप जानते हैं। अब तरंग होती क्या है? जैसा अगर डेली लाइफ में हम देखें तो तरंग क्या है, जैसे आप एक तालाब के किनारे पर बैठे हुए हैं, तो जल में उत्पन्न भी तरंगें होती हैं, वायु में भी उत्पन्न तरंगें होती हैं, ठीक है। तो तरंग क्या है कि जैसे आप बैठे हुए तालाब के किनारे,
और उसमें तालाब में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल शांत जल है, आपने एक पत्थर उठाया और उस शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, और जहां पत्थर का टुकड़ा गिरेगा उस जगह पानी में हलचल पैदा हो जाएगी। कहने का मतलब है पानी के अंतर्गत डिस्टरबेंस हो जाएगा, तो वो वहां पर क्या बनी, तरंग बनी। ठीक है, तो किसी द्रव में उत्पन्न विक्षोभ की घटना क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। वो तो हो गई पानी के अंदर, जल के अंदर तरंग उत्पन्न हो गई। अब हम वायुमंडल में उत्पन्न तरंगों को देखें तो वायुमंडल में हमेशा दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, एक तो अनुदैर्घ्य तरंगें और एक अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम जरूरी है, जैसे ध्वनि तरंगें, हम जो बोल रहे हैं या हम आवाज कर रहे हैं तो आवाज जहां से उत्पन्न होगी वो ध्वनि तरंगों के अंतर्गत आएगी। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, उनके संचरण के लिए माध्यम जरूरी है, विदाउट मीडियम वो चल नहीं सकती। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों की चाल आप जानते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि तरंगों की चाल कितनी होती है, एक सेकंड में 332 मीटर चलती है। ये वायु में जो ध्वनि संचरण की गति है ये। अगर हम देखें कि इसमें किसी माध्यम में, जैसे अगर हम लोहे में देखें तो लोहे में जो होती है 5076 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल, लोहे में होती है 5076 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा एक सेकंड में लोहे के अंतर्गत ध्वनि संचरित हो सकती है। और उसमें 1450, जल में कितनी होती है 1450 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में जो ध्वनि का संचरण है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हम आगे आपको 11th क्लास में ही एक्सप्लेन करेंगे, एक चैप्टर है, ठीक है, वो आगे आएगा, उसमें ध्वनि के संचरण के बारे में आएगा पूरा जो है तरंग से संबंधित, तो वहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनको चलने के लिए माध्यम कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम हो, अगर माध्यम है तो भी ठीक है, और विदाउट मीडियम भी चल सकती है, बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती हैं, जिनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। हमारे मोबाइल हैं, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, ठीक है, इनमें जो उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इन तरंगों का जो अध्ययन है वो इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी के, भौतिकी के अंतर्गत। तो हमने लिखा चिर तरंग यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कणों के दोलन गति। दोलन का मतलब है कि किस तरीके से दोलन गति हो रही है। जैसे हम एक पेंडुलम लटका दें, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा है इस तरीके से लटकाएं तो उसको हम दोलन गति कहते हैं। इधर ऐसे इस तरीके से दोलन होते हैं उसमें, ठीक है, वाइब्रेशन, तो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। और तरंगों के संचरण का अध्ययन किया जाता है, इसी शाखा के अध्ययन से ध्वनि के संचरण के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी है, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, वेव मैकेनिकल ऑप्टिक्स होती है, वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कणों के दोलन गति, क्या, कणों के दोलन गति और तरंगों के संचरण का अध्ययन किया जाता है। इसी शाखा के अध्ययन से ध्वनि के संचरण, मैंने ध्वनि की आपको बता दी कि ध्वनि कैसे चलती है, ध्वनि के संचरण के बारे में बताया जा सकता है। तो ये कितने पार्ट हुए इसके, एक तो यांत्रिकी हो गया, एक विद्युत चुंबकत्व हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, चौथा कौन सा हो गया, ऊष्मागतिकी, जिसमें ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इंजनों के मतलब पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है कि जैसे कार है, हवाई जहाज है, मोटरसाइकिल है, इनके इंजनों के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो किसमें करते हैं, ऑप्टिक्स, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी, इसमें किसका है, तरंगों के संचरण के बारे में, दोलन गति के बारे में, ध्वनि के संचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान को चिर तरंग यांत्रिकी, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली बात हो गई, तो ये स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आया। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म भौतिकी की। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं इसको, सूक्ष्म भौतिकी। यहाँ पर ये ब्राइड था, बड़ा था, ये मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स था, और यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब इसमें ये सूक्ष्म भौतिकी होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इस भौतिकी के अंतर्गत
किसका? परमाणुओं। परमाणु आप जानते हैं केमिस्ट्री में परमाणु के बारे में आप पढ़ेंगे। परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इस भौतिकी के अंतर्गत किसकी व्याख्या करते हैं? परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है। इस शाखा में द्रव्य के संगठन, द्रव्य कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। मूल कणों, अब मूल कण कौन कौन से होते हैं अपने? एक तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है आदि के अभिलक्षणों एवं इनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो हमने सूक्ष्म भौतिकी माइक्रोस्कोप फिजिक्स के बारे में आपको बताया कि इस भौतिकी के अंतर्गत परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं एवं नाभिकों, नाभिक के बारे में आप पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और सीनियर में पढ़ेंगे आप फिजिक्स में नाभिक के बारे में से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इस शाखा में द्रव्य के संगठन, मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि के अभिलक्षणों, किसके बारे में? मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है। प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 0n1 क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। फोटॉन आदि के अभिलक्षणों मतलब इनके गुणों के बारे में एवं इनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इस विज्ञान के अंतर्गत किसका हो गया? परमाणुओं का, नाभिकों का, ठीक है, और द्रव्य के संगठन का, मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि के अभिलक्षणों का इस विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी, क्योंकि ये कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है, केवल हमने महसूस किया कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, फोटॉन होता है। तो इसके बारे में बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मेसॉन कण है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सी फिजिक्स कहलाती है? सूक्ष्म भौतिकी कहलाती है। अब इसकी शाखाओं के बारे में बात करें कि इसकी ब्रांच कितनी होती है, और तो ब्रांच के बारे में हमने यहाँ लिखा है शाखाएं, ब्रांचेस। इसकी कितनी ब्रांच हैं और क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं नाभिकीय भौतिकी की, क्योंकि इसमें एक वर्ड ऊपर आ रहा है नाभिक। तो नाभिकीय भौतिकी की बात करते हैं। तो नाभिकीय भौतिकी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। ये आपकी एमएससी तक पॉइंट चलता है ये। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये इसके बारे में भी हम इस विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा होता है, ठीक है, और नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। तो जबकि परमाणु का जो आकार है वो 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। माइनस में पावर जितनी ज़्यादा जाएंगी वो उतनी छोटी चीज़ हो जाएगी। तो नाभिकीय भौतिकी, इस शाखा में नाभिक की संरचना के नाभिक किस प्रकार का है, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो नाभिक की जो खोज है वो कैसे हुई, तो इसके बारे में पूरा हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो इस शाखा में नाभिक की संरचना, गुणों व नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनके अनुप्रयोगों के अंतर्गत, ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पर इस शाखा में नाभिक की संरचना, नाभिक का स्ट्रक्चर क्या है, उसके गुण क्या हैं, व नाभिकीय अभिक्रियाओं कि नाभिकीय रिएक्शन क्या है। रिएक्शन जो होते हैं ना, रिएक्शन जो लिखाएंगे, अभिक्रिया लिखाएंगे, तो वो जो है वो क्या है, केमिस्ट्री में आपको लिखाई जाएगी। तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? नाभिक की संरचना का, नाभिक के गुणों का व नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत परमाणु बम किस प्रकार बनता है। तो परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु बम के अंदर रिएक्शन होता है, एटम बम कहते हैं ना। तो एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला गया था, तो वही वाला एटम बम है ये। तो एटम बम को किस प्रकार बनता है, उसके अंदर कैसा रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। उसमें अंदर क्या है कि एक नाभिक है, बहुत छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उसके अंदर के अंतर्गत परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, ये लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन। फिर नाभिकीय संलयन माने जुड़ना, ठीक है। परमाणु बम हमेशा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, क्योंकि परमाणु बम बहुत छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है,
इसलिए विखंडन माने क्या होता है, टूटना। तो परमाणु बम टूटता है तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। आगे है नाभिकीय संलयन। संलयन माने होता है जुड़ना। तो संलयन माने जुड़ना, जैसे सूर्य है, सूर्य एक नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, क्योंकि नाभिकीय संलयन, संलयन माने जुड़ना, बहुत छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम जब बनता है तो वो हमेशा छोटे छोटे नाभिकों से मिलकर बनता है। तो नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मैंने इसमें कहा कि इस शाखा में नाभिकीय संरचना, गुणों में नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सी हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। अब हम बात करते हैं अगली वाली, ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस शाखा के अंतर्गत क्रिस्टलीय, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, छोटा लिख रहा है लेकिन ये देख रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ वैसे भी जो मैंने लिखा है अपने लैंग्वेज में, तो वो उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। इस शाखा के अंतर्गत क्रिस्टलीय, अर्धचालक, अर्धचालक आप सीनियर में पढ़ेंगे, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक तथा मिश्र धातुओं के गुणों व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखें, इस शाखा के अंतर्गत क्रिस्टलीय, अर्धचालक तथा मिश्र धातुओं के गुणों व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। इस शाखा के अंतर्गत क्रिस्टलीय, अर्धचालक तथा मिश्र धातुओं के गुणों व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ये अभी हमने दो इसमें लिए हैं, सबसे पहले लिया नाभिकीय भौतिकी और दूसरा लिया ठोस अवस्था भौतिकी। अब इसका तीसरा पार्ट हम आपको जो बता रहे हैं। अब बेटा देखिए, अगला जो थर्ड पॉइंट है सूक्ष्म भौतिकी का, सापेक्षिकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है। कौन से पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जिनका वेग प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के समतुल्य है। कहने का मतलब है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में होती है ये। तो इस जो सापेक्षिकता जो फिजिक्स है, रिलेटिविटी जो फिजिक्स है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि इस ब्रांच के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है। रिजिड बॉडी होती है, पिंडों का अध्ययन करते हैं जिनका प्रकाश, जिनका वेग प्रकाश की चाल के समतुल्य है, प्रकाश की चाल के बराबर है। जैसे हमारा क्या है कि इसमें जैसे हमारा फोटोन है, फोटोन को भी इसके अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तव में यह प्रकृति के सापेक्षिकता सिद्धांत है। तो प्रकृति का ये क्या कहलाता है, सापेक्षिकता सिद्धांत कहलाता है। तो ऐसे हमेशा पिंडों का इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो उन पिंडों का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, इस विज्ञान के अंतर्गत, रिलेटिविटी के अंतर्गत। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोबारा बता देता हूँ, इस शाखा के अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के समतुल्य है। वास्तव में यह प्रकृति के सापेक्षवाद का सिद्धांत है। सापेक्षवाद का क्या है, ये सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव की फिजिक्स हो गई है। तो इसके अंतर्गत किस क्या करते हैं, उन पिंडों का अध्ययन करते हैं जिनका वेग प्रकाश की चाल के वेग के बराबर होता है। उस पिंडों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हम अंतरिक्ष भौतिकी की बात करें। अंतरिक्ष भौतिकी है, स्पेस फिजिक्स है, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत है, स्पेस फिजिक्स है। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए कि इस शाखा के अंतर्गत अंतरिक्ष व अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष का और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसे नासा है, अपना साराभाई अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो अपने अंदर जैसे यहाँ से जो भेजे जाते हैं, जैसे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ग्रह भेजे जाते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं, मौसम की जानकारी होती है, तो वो हमेशा स्पेस फिजिक्स के अंतर्गत आता है। वो सब चीज़ें जैसे आप जो है उपग्रह भेजते हैं, यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं,
ठीक है, और कहीं भी मतलब जो है भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो वो कहाँ से भेजे जाते हैं, एक सैटेलाइट स्टेशन होता है, तो वहाँ से इसको भेजा जाता है। तो यहाँ से देखें, इस शाखा के अंतर्गत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब है ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है, वह अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के कारण मौसम विभाग की हम जानकारी लेते हैं कि कब बरसात होगी, ठीक है, कितना टेम्परेचर रहेगा, तो वो कहाँ से आता है, तो मौसम विभाग उस चीज को जानकारी देता है, किसके थ्रू देता है, कि सैटेलाइट के थ्रू देता है। तो मौसम विभाग संचार तंत्र कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत सैटेलाइट आते हैं, ठीक है, उपग्रह आते हैं, तो उनकी जानकारी हमेशा मतलब कहाँ से मिलती है, अंतरिक्ष के द्वारा मिलती है। तो अंतरिक्ष के विषयों का अध्ययन करते हैं, उपग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, आदि की जानकारी मिलती है। तो मैंने कहा आपसे, इस शाखा के अंतर्गत अंतरिक्ष व अंतरिक्ष से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के कारण मौसम विभाग, संचार तंत्र आदि की जानकारी मिलती है। तो इसको कहते हैं अंतरिक्ष भौतिकी, स्पेस फिजिक्स। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आप देख रहे हैं, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, दोलित्र है, एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का नाम आपने सुना होगा। जैसे एम्पलीफायर का मतलब होता है कि हमेशा जो सिग्नल्स है, जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं, उन सिग्नलों की संख्या को बढ़ाने का जो काम करता है वो एम्पलीफायर ही करता है। पहले जो डिश चलती थी, आप देखते हैं कि डिश की पहले बड़ी छतरी होती थी और वो डिश का एक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ से एक खंबे पर एक बॉक्स लगा दिया जाता था, तो वहाँ से अलग अलग घरों को टेलीविजन के जो है तार भेजे जाते थे, तो वो एम्पलीफायर था। तो एम्पलीफायर क्या है कि वो छतरी से आने वाले सिग्नल्स जो थे, उनके सिग्नलों को क्या करता है, उनकी रेंज बढ़ा देता है, ठीक है, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, तो वो एम्पलीफायर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत अर्धचालकों, मैंने कहा था अर्धचालक कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो मुख्य रूप से अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालकों के गुणों का, उनके उपयोगों का, कि उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या बनाने में होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनका हम उपयोग कैसे करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत अर्धचालकों के गुणों व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन प्रवर्धक हिंदी में प्रवर्धक कहते हैं और इंग्लिश में एम्पलीफायर कहते हैं। तो प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र मीन्स ऑसिलेटर, टीवी, रेडियो, उपग्रह सैटेलाइट आदि के निर्माण में सहायक हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस शाखा के अंतर्गत अर्धचालकों के गुणों व उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र, ठीक है, टीवी, रेडियो, उपग्रह आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइए प्लाज्मा जो होती है वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस, और चौथी कौन सी होती है, प्लाज्मा, ठीक है। तो हम प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आयनों का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा भौतिकी के अंतर्गत आयनों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो हमेशा प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, प्लाज्मा भौतिकी, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ये लिख दिया मैंने, देखिए अपनी लैंग्वेज में पूरा लिखा है सिस्टम से। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत आयनों का अध्ययन किया जाता है। क्या, किसका अध्ययन करते हैं हम, आयनों का। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत आयनों का अध्ययन किया जाता है, प्लाज्मा भौतिकी कहते हैं। तो ये मैंने भौतिकी के जो दो पार्ट थे, एक तो कौन सी थी, स्थूल भौतिकी, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है, उसका मैंने पार्ट पहले बता दिए। फिर दूसरे नंबर पर मैंने आपको बता दिया सूक्ष्म भौतिकी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, उसके ये पार्ट थे। तो मैंने दोनों फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, ठीक है। अब हम भौतिकी का समाज में महत्व और ये भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी, ये दो टॉपिक और हैं, इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम मतलब आगे चलेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा 2-3 वीडियो और लगेंगे इसमें। तो उन वीडियो में ये पूरा चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाएगी, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको और भी करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर यू बेटा।